हेलो टू ऑल, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? शुरू करते हैं पढ़ाई वापस जहाँ से छोड़े थे। क्या पढ़ रहे थे? कोऑर्डिनेट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। आज हमें जो क्लास पढ़नी है, लास्ट क्लास में हमने पीसीज पढ़ा था, एक सुपर क्लास के बारे में चर्चा करेंगे। कौन सी सुपर क्लास होगी? कौन सा महावर्ग होगा? टेट्रापोडा। महावर्ग। कौन सा महावर्ग? चतुष्पादी। कितने पैर वाले? 4 पैर वाले। तो एक बात तो यहीं पर ये क्लियर हो जाती है कि फुट कितने होंगे, या 2 पेयर कह सकते हैं। एक जोड़ी पैर, या सॉरी 2 जोड़ी पैर। एक जोड़ी में 2 हैं तो 2 जोड़ी में 4 पैर होते हैं। जरूरी नहीं कि सब में हों, लेकिन होते ही होते हैं। वो मॉडिफाइड किसी में हो जाते हैं, वो अलग बात है। जैसे कि उड़ने वाले जो एवीज हैं, उनमें पंख हैं, वो पैरों के रूपांतरण है। तो महावर्ग कौन सा पढ़ेंगे? टेट्रापोडा, चतुष्पादी। मेनली बात है कि उसमें पैर की संख्या कितनी होगी? 4। किसी में 2 नज़र आती है, किसी में 2 नज़र नहीं। जैसे कि हम टेट्रापोडा के सदस्य हैं, 2 हाथ और 2 पैर। ये पैर ही हैं जो मॉडिफाइड हो गए हमारे हाथों में। ठीक उसी प्रकार से जो पक्षी हैं उसमें 2 ही पैर होते हैं, लेकिन 2 पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। तो टेट्रापोडा को हम कितने भागों में? 4 वर्गों में बांटेंगे। कौन कौन सा? फर्स्ट, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मेमेलिया। तो ये तो सुपर क्लास हैं। तो ये क्या है? क्लास, इन्हीं के बारे में चर्चा करनी है। और आज हम पढ़ेंगे पहली क्लास एम्फीबिया के बारे में। एम्फीबिया क्लास के बारे में पढ़ेंगे। छोटी क्लास में यानी 9th क्लास में कुछ एम्फीबिया के बारे में आप पढ़ कर रहे हैं। एम्फीबिया, इसमें 2 टर्म हैं, एम्फी और दूसरा है बिया। शब्द वो बायो से लिया गया है, जिसका मतलब होता है लाइफ या जीवन। एम्फी का मतलब बोथ यानी दोनों जगह, या उभय, दोनों जगह रहने वाले। इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा? उभयचर। और दोनों जगह कौन सी हैं? जल प्लस थल। एग्जाम्पल यदि मैं एक दूं तो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर आपके समझ में आ जाएगी। मेंढक। तो एम्फीबिया वर्ग के प्राणी हैं, वो जल और थल दोनों जगह रह सकते हैं, इसीलिए इनका नाम एम्फीबिया है। उभयचर है, जल और थल दोनों जगह रहने वाले। चर का मतलब रहने वाले, सर्वाइव करने वाले। तो एम्फीबियन का मतलब क्या हो गया? जल और थल दोनों जगह रहने वाले प्राणी। तो एक चीज़ तो यहीं से क्लियर होगी कि एम्फीबिया के प्राणी हैं, वो कहाँ रहेंगे? मिट्टी पर रह सकते हैं, वो पानी में भी रह सकते हैं, वो दोनों जगह रह सकते हैं, जैसे कि मेंढक। अब हम एक एक करके इनके कैरेक्टर्स की बात करेंगे, इनके लक्षण की बात करेंगे। पहला लक्षण, पहला तो नाम से ही ले लेंगे, उभयचर प्राणी हैं, तो जल तथा थल। आवास की बात करते हैं ना, तो दोनों आवासों में, जल और थल दोनों आवासों में मिलेंगे। दूसरा, नाम से ही लो बेटा, 2 जोड़ी पैर होंगे। शरीर डिवाइड रहेगा किसमें? सिर, धड़ एवं पूंछ में। याद रखना, हृदय 3 या 4 कोष्ठीय। कुछ में त्रिकोष्ठीय, मेमेलिया में 4 कोष्ठीय, जैसे कि हम हैं। दोहरा परिसंचरण, दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और किस प्रकार का? बंद परिसंचरण तंत्र। जल और थल दोनों जगह, 2 जोड़ी पैर, यानी कितने संख्या? 4। शरीर सिर, धड़ और पूंछ में बंटा हुआ। पक्षी को देख लो, गाय भैंस भेड़ बकरी को देख लो। हृदय 3 या 4 कोष्ठीय वाला, 3 चैम्बर या मोस्टली 4 चैम्बर, जैसे कि मेमेलिया में।
डबल सर्कुलेशन सिस्टम, दोहरा परिसंचरण, और वो भी कैसा, बंद, यानी ब्लड कहाँ बहता है, नलिकाओं में बहता है, धमनी और शिराओं में बहता है। नोट करो ये, कुछ और चीज़ पढ़ते हैं इसके बारे में, फिर इसको रफ कर रहे हैं। जैसे कि मछलियों की यदि कंपैरिजन करें तो मछलियों के शरीर पर सल्क होते थे ना, तो यहाँ पर शरीर सल्क रहित होगा। शरीर कैसा होता है, सल्क रहित होता है। अच्छा, श्वसन के लिए क्या होंगे, अलग अलग चीज़ें होंगी, फेफड़े भी होते हैं, क्लोम भी, और मोस्टली कुछ में आपको मिलेगी स्किन, त्वचा भी। तो ये श्वसन के लिए क्लोम है, फेफड़े हैं, ये चीज़ें इनमें श्वसन के लिए पाई जाती हैं। त्वचा भी, और मुख तो सब में काम करता है। बॉडी का तापमान बदलता रहता है, अर्थात शीत रुधिर प्राणी हैं। केवल मनुष्य का टेम्परेचर नहीं बदलता, मनुष्य का टेम्परेचर होता है 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड, मनुष्य का तापमान। इसे जनरली 37 डिग्री सेंटीग्रेड भी मानते हैं, क्योंकि 36.9 लगभग 37 ही है। तो टेम्परेचर की हमने बात कर ली। हृदय 3 कोशिकीय होता है, हृदय 3 कोष्ठीय, जिसमें 2 आलिंद होते हैं, नीले की संख्या 1 ही होती है, 2 आलिंद और 1 नीले। 2 आलिंद के साथ में 1 नीले पाया जाएगा। रक्त में आरबीसी होती है केंद्रक वाली, आरबीसी उपस्थित केंद्रक युक्त। 10th क्लास में एक चीज़ पढ़ी थी ना आपने, आरबीसी केंद्रकहीन होती है, केंद्रक नहीं होता, वो हमारे अंदर नहीं होता। मनुष्य की जो आरबीसी है उसमें केंद्रक नहीं होता, वो केंद्रकहीन है। लेकिन एम्फीबिया की जो आरबीसी है उसमें केंद्रक पाया जाता है। कौन सी केंद्रकहीन है, इसमें केंद्रक नहीं, इसमें केंद्रक है। इस प्रकार की होती है, और मनुष्य में ऐसी होती है केंद्रकहीन, मनुष्य के अंदर पाई जाती है, इनमें केंद्रक होता है। जनन वाहिनी और मूत्रज जनन वाहिनी अलग अलग या कुछ में साथ साथ। मूत्र वाहिनी कईयों में साथ और कईयों में क्या है, अलग अलग। मनुष्य के अंदर एक ही होती है ना, मूत्र वाहिनी और जनन वाहिनी दोनों, यदि हम मनुष्य की बात करें तो दोनों में एक ही होती है। तापमान घटता बढ़ता रहता है, ये अभी यहीं पर भी बात हुई, शरीर का तापमान घटता बढ़ता रहता है, अर्थात ये शीत निष्क्रियता को दर्शाते हैं। इस टर्मिनोलॉजी का क्या मतलब है, शीत निष्क्रियता का मतलब क्या है? शीत निष्क्रियता का मतलब यह है कि सर्दियों के दिनों में इनके जो शरीर का टेम्परेचर है वो इस प्रकार से हो जाता है कि ये इस टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पाती। यही कारण है कि सर्द ऋतु में बहुत से एम्फीबिया के जो एनिमल हैं वो ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। मेंढक आपको बरसात के दिनों में क्यों नज़र आते हैं, बाकी दिनों में क्यों नज़र नहीं आते? क्योंकि बाकी दिनों में शरीर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से मैच नहीं करता है, ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, इसलिए ज़मीन की गहराई में चले जाते हैं। इस गुण को बोलते हैं शीत निष्क्रियता। बहुत इंपॉर्टेंट गुण है, याद रखना और नोट करो आप इसको।
उत्सर्जन वृक्क के द्वारा, किडनी के द्वारा। एक जोड़ी होती है जो होता मीजेनोफ्रस प्रकार का, उत्सर्जन के लिए वृक्क किडनी पाई जाती है, मीजेनोफ्रस प्रकार का होता है। उत्सर्जन की यदि हम बात करें, और एनिमल उत्सर्जन के रूप में क्या छोड़ते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। इस हिसाब से क्या हुए, यूरियोटेलिक एनिमल क्या हुए, यूरियोटेलिक। जो यूरिक अम्ल छोड़ते हैं वो यूरिकोटेलिक, जो अमोनिया छोड़ते हैं वो अमोनोटॉलिक होते हैं। तो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। उत्सर्जन की कंडीशन में मस्तिष्क में 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं, मस्तिष्क में 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं। कान है ना, जो कर्ण वो बाहर होते हैं। बाह्य कर्ण उपस्थित, कर्ण पल्लव नहीं पाए जाते इसके अंदर। निषेचन दोनों प्रकार का होगा ऐसे एनिमल्स में। दोनों कौन से, बाह्य और आंतरिक। माता के शरीर के अंदर होगा तो इंटरनल, बाहर होगा तो एक्सटर्नल। बाह्य में क्या होगा, निषेचन अंडाणु और शुक्राणु बॉडी के बाहर मिलेंगे, बॉडी के अंदर मिलते हैं, इसे आंतरिक कहते हैं। ये अंडज प्रकार के हैं, एग प्रोड्यूस करते हैं, अंडे से नए एनिमल्स निकलते हैं, अंडे देते हैं। मध्य पित्त की प्रकार के। परिवर्तन अप्रत्यक्ष प्रकार का, परिवर्तन कैसा, अप्रत्यक्ष। परिवर्तन अप्रत्यक्ष होगा तो इसका मतलब लार्वावस्था बनेगी, लार्वावस्था बनेगी। और लार्वावस्था बनती है तो लार्वावस्था का नाम है टेडपोल। कौन सी लार्वावस्था, टेडपोल लार्वावस्था। ये आपको याद रखना कि टेडपोल लार्वावस्था कौन से एनिमल में होती है, एम्फीबिया में। तो ये हो गए एम्फीबिया के सामान्य लक्षण। अब हम पढ़ेंगे एम्फीबिया के कुछ एग्जाम्पल्स, उनका आर्थिक महत्व है, तो ये चीज़ें आप नोट कीजिए। एग्जाम्पल की बात करें, मेंढक की हैं। सामान्य मेंढक जिसे भारतीय मेंढक कहते हैं, राना टिग्रीना, हाइला, ब्यूफो, एलाइटिस, सैलामेंडर। ये मेंढक नहीं है, थोड़ी सी एक अलग प्रजाति है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। राना टिग्रीना, हाइला, ब्यूफो, एलाइटिस, सैलामेंडर, ये इनके कुछ एग्जाम्पल हैं। ये सारे के सारे अंडे देते हैं, लेकिन एक इसमें जरायुज भी है। सैलामेंडर यही है ना, ये जरायुज है। बाकी सारे के सारे क्या हैं, अंडज, अंडे देने वाले। अब हम बढ़ते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की, क्या महत्व रहेगा इनका। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एम्फीबिया। अच्छा, ये चैप्टर नंबर 4 और उसका वीडियो नंबर पार्ट कौन सा है,
14 होगा शायद, पहले लिखना चाहिए था, क्रम थोड़ा ठीक याद रहता है इससे। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एम्फीबिया, क्या इनका आर्थिक महत्व है, कहाँ काम आ सकते हैं मेंढक, कहाँ काम आ सकते हैं, थोड़ा सा माइंड लगाइए। खाने के काम आते होंगे, प्रयोगशाला में काम आते हैं। पहला, भोजन के रूप में जो मेंढक हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा होती है और मैक्सिमम प्रोटीन उनकी टांग में होती है, ये आपको याद रखना। उनके फुट जो हैं तो उनमें प्रोटीन्स की मात्रा, एनर्जी ज़्यादा होती है, एक एनर्जेटिक फूड है। तो बहुत से लोग हैं मेंढक को मीट उसका है बनाकर लोग खाते हैं, एक भोज्य पदार्थ के रूप में काम में लेते हैं, क्योंकि मीट में प्रोटीन होती है और ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा कहाँ बताई जाती है, इसके टांग में। तो एक बार ऐसा भी हुआ था कि इंडिया वाले लोग हैं मेंढक पकड़ते, उनके टांग बेचते, अमेरिका वाले हमें अच्छा पैसा देते। इस कंडीशन में मेंढकों की संख्या कम हो गई, तो उन प्रजाति की संख्या बढ़ गई जिसको मेंढक खाते थे। तो प्रकृति का बैलेंस रखने के लिए हर चीज़ का उतनी ही मात्रा में होना बहुत ज़रूरी है। तो मेंढक का पहला उपयोग क्या है, भोजन के रूप में, प्रोटीन की मात्रा है। क्या खा सकते हैं, इसके टांग। दूसरा, औषधि के रूप में, बहुत सारी मेडिसिन बनाई जा सकती हैं, जैसे कि सैलामेंडर है, इनसे क्या है, दवाइयाँ हैं, औषधि हैं, ये बन सकती हैं। तीसरा, बायो की लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में अध्ययन के लिए। अब देखो, मेंढक एक ऐसा एनिमल है जो आसानी से मिल जाता है, उसे हम पकड़ भी सकते हैं, उसको पकड़कर लेब में जा सकते हैं, हम उसके तंत्र देख सकते हैं, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, आँख कैसी हैं, हड्डियाँ कैसी हैं, शरीर की स्ट्रक्चर कैसी है। यदि हमें किसी एम्फीबिया का जानकारी लेनी है, एम्फीबिया के प्लांट को देखना है, एनिमल को देखना है, तो आसानी से मिल जाता है। तो विच्छेदन प्रक्रिया में भी काम आ सकता है। प्रयोगशाला में 2 प्रकार से काम आ सकता है। स्पॉट, मेंढक को मार कर रखा जा सकता है बच्चों को दिखाने के लिए कि एम्फीबिया ऐसे होते हैं, मेंढक ऐसे होते हैं। एक तो स्पोर्ट के रूप में, जिन्हें हम प्रादर्श कहते हैं, और दूसरी कंडीशन है विच्छेदन प्रक्रिया में। विच्छेदन को बोलते हैं सेक्शन कटिंग। मेंढक को काट कर उसके अंगों का अध्ययन किया जा सकता है, ये भी एक पॉइंट रहेगा। तो प्रयोगशाला में अध्ययन की दृष्टि से भी ये काफ़ी उपयोगी होते हैं। अगला पॉइंट ले सकते हैं, व्यापार और मनोरंजन में। व्यापार एवं मनोरंजन में बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर कंपटीशन होता है मेंढकों की। जैसे हमारे घोड़े दौड़ाए जाते हैं तो घुड़दौड़ प्रतियोगिता होती है, ऊँटों को दौड़ाया जाता है बहुत सारे मेलों में। वैसे कुछ ऐसी कंट्री हैं जहां पर लोग छोटे मोटे अपने मेंढक लेकर आते हैं, तो मेंढकों की कूद प्रतियोगिता होती है, मेंढक कूद प्रतियोगिता। तो ये एक मनोरंजन का भी साधन मान के चल सकते हैं। व्यापार तो है ही, लोग धंधा है, बिजनेस करते हैं इसका। अगला पॉइंट 5वां जो रहेगा, परभक्षण में। परभक्षण कैसा पॉइंट है, इसको कैसे लेंगे। मेंढक क्या करता है, अपने से छोटे सूक्ष्म जीव जो उड़ने वाले कीट पतंगे हैं, जो लाइट के आसपास रहते हैं, उन्हें खा जाता है। इसे एक एनिमल द्वारा दूसरे एनिमल को मारकर खा जाना, इसे बोलते हैं परभक्षण। ये पावर मेंढक में होता है। तो छोटे मोटे कीट पतंगे उनको मारकर खाता है ना, शाम के समय में आपने देखा होगा, बरसात के टाइम में निकल कर आते हैं। तो इस प्रकार से परभक्षण में यानी जंतुओं का बैलेंस भी बनाए रखने का काम करता है। हानिकारक महत्व, ज़्यादा कोई हानिकारक महत्व नहीं है कि क्योंकि सारे के सारे ये कैसे महत्व हैं, लाभदायक महत्व। हानिकारक महत्व तो है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो रोग फैला सकते हैं कुछ एनिमल्स में, ये कुछ हानिकारक है। लेकिन लाभदायक महत्व की हम ज़्यादा बात करते हैं। इस प्रकार से हमने जो एक सुपर क्लास थी टेट्रापोडा, उसका एम्फीबिया जो पहली क्लास है उसको हमने पढ़ा है। तो आप इसके नोट्स बनाते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। इससे आगे अपन कल पढ़ते हैं, शायद रेप्टिलिया के बारे में पढ़ेंगे कल। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।